बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, बदइंतज़ामी के सबब, इंतज़ामी बदइंतज़ामी के सबब हर साल हर मरतबा बाराने रहमत कराची के शहरियों के लिए ज़हमत का सबब बन जाता है। नालों की सफाई का भी बड़ा चर्चा होता है। बहुत शोर होता है कि इस मरतबा इंतज़ामात ऐसे होंगे कि लोगों को तकलीफ नहीं उठाना पड़ेगी, लेकिन हम देखते हैं कि तकलीफ कुछ ऐसी भी होती है कि सुबह सिंध की असम्बली यानी कि सिंध असम्बली के अंदर भी पानी मौजूद होता है। पानी वहाँ पर भी अरकान सिंध असम्बली को परेशान करता है। नालों की सफाई का क्या मामला था, किस हद तक इंतजामात हुए? मानसून का पहला सीजन शुरू हो चुका है, अब तो उसको 3-4 दिन गुजर चुके हैं। अब क्या मामला है, क्या होने वाला है, किस हद तक कराची के शहरियों को रिलीफ मिलने का बाइस बन सकता है? इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में चलेंगे कराची की मवेशी मंडी, वहां देखेंगे क्या सूरत हाल है, इंतजामात कैसे हैं, बारिश से निपटने के लिए इंतजामात कैसे हैं और कौन सा जानदार, कौन सा जानवर बहुत खूबसूरत है और उसको किस तरीके से उसके बासी ने, उसके साथ रहने वाले ने पाला है। सरफराज कायम खानी की तरफ चलते हैं, जरा बारिश के हवाले लेते हैं। सरफराज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरफराज, आप किस जगह मौजूद हैं, जरा बताइएगा, और उस जगह उस नाले के हालात क्या हैं? जी फवाद साहब, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, कराची का ये रेड जोन है और सबसे ख़ास बात यहाँ की ये है कि यहाँ पर सिंध असम्बली कायम है। सिंध असम्बली से मुत्तसिल वो सड़क है, वो नाला है जो सिंध असम्बली की पार्किंग से होके गुजरता है। इस नाले को जो है वो बरसात का आगाज़ होने के बाद सफाई की गई, और सफाई तो क्या की गई, सिर्फ बराए नाम सफाई की गई ताकि यहाँ इस ऐवान में आने वाले जो वुज़रा है, जो मुशीरान है, जो वज़ीर आला सिंध है, वो ये देखकर बोले कि हाँ काम होता हुआ नज़र आया है। कराची में जो रेड जोन की सूरत हाल है उसको देखने के बाद ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कराची में दीगर नालों की क्या सूरत हाल होगी और कराची वाले कितने तकलीफ से गुजर रहे होंगे। जिस तरह से अच्छा सरफराज, मैं सवाल पूछते जाता हूँ, आप बताते जाइएगा। सिंध असम्बली के बाहर बारिश का जो पहला रोज था, सुनने में ये आया कि पानी जो है वहां पर जमा हुआ। क्या वाकई ऐसा था कि सिंध असम्बली के बाहर जो सड़क थी वो भी ज़ेरे आब आ गई और सिंध असम्बली के अंदर तक पानी चला गया? सिंध असम्बली की छत टपकी, उसको तो छोड़ देते हैं, लेकिन क्या सीवरेज का पानी वहां पर आया, बरसाती पानी वहां पर जमा हुआ सिंध असम्बली के बाहर? जी फवाद साहब, जैसे मैंने आपको बताया कि बरसात का आगाज होने के बाद जो है ये ख्याल आया इंतजामिया को कि सिंध असम्बली के पास एक नाला है जिससे भी उसको भी साफ करना था। मेन चौकिंग पॉइंट है इस नाले का जो सिंध असम्बली के बिल्कुल पास में है। उस नाले को साफ नहीं किया गया, जिसकी वजह से ना सिर्फ बाहर की जो मरकजी सड़क है उस पर पानी इकट्ठा हुआ और असम्बली के अंदर भी जो है वो सीवरेज का पानी आया। उसकी मेन वजह ये थी कि जो सीवरेज का पानी नाले में जाना था वो जा नहीं सका क्योंकि नाला जो है वो ओवरफ्लो था और चौक हुआ था। यही वजह है, यही सूरत हाल है जिसकी वजह से पानी इकट्ठा होता है। रेड जोन की ये सूरत हाल है, चाहे वो सिंध असम्बली की तो इसलिए ज़रूरी है कि सिंध असम्बली से पूरा सूबा चलता है। अगर सिंध असम्बली के अतराफ में ये सूरत हाल है तो किस तरह से कराची के अंदर जो है मसाइल हल होंगे, किस तरह से सूबे में मसाइल हल होंगे अगर सिंध असम्बली के अतराफ में अगर नाले के चौकिंग पॉइंट साफ ना हो सके और जिस तरह से ये बाउंड्री यहाँ पर बनाई। अच्छा सरफराज, एक और चीज़, बाउंड्री लाइन का भी आप सदा में ज़रूर बताइएगा, लेकिन मुझे ये बताएं कि कराची के जो बड़े नाले हैं उस पर बहुत शोर था। अली जैदी साहब क्लेम करते रहे कि हमने उसकी सफाई की है, उसको बनाना है, पिछली हुकूमत का ठेका था, जाहिर है कि उसका काम 1 साल का था, 2 साल का था बाज़ नालों का। वो कहाँ तक पहुँचा? एक एक करके जो शहर के बड़े नाले हैं, जो कश्मीर कॉलोनी से निकलता है, कोरंगी नाला है उसका, गुजर नाला है उसका, इन तमाम नालों का मुझे बताइएगा। लेकिन आप अभी जो इस स्पेसिफिक नाले की चीज़ बता रहे थे वो क्या कह रहे थे आप? जी देखिए, ये जो नाला है मैं हमारे कैमरामैन से आपको दिखाऊंगा कि देखें ये जो नाला है इसकी सफाई की गई है और ये सिंध असम्बली का नाला है जहाँ पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो बाउंड्री बनाई गई है वो बोरियों के अंदर मट्टी भर के उसे लगा दिया गया है। यहाँ पर जो इंतहाई जो है जिसको कहते हैं नाकामी का सबब बनती है इंतज़ामिया के लिए, शर्म का बाइस है कि सिंध असम्बली जहाँ पर अब वुज़रा आएंगे, जहाँ पर जो है तमाम मेंबरान यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ये सूरत हाल है कि यहाँ पर बोरियों के अंदर मट्टी भर के बाउंड्री बना दी गई है, बजाय उसको पुख्ता एक बाउंड्री बनाई जाती जो खूबसूरत भी लगती और लोगों को जो है वो गंदगी से भी बचाती। लेकिन यहाँ गंदगी तो अपनी जगह पर है और जो बाउंड्री बनाई गई है, जिस तरह से चौकियाँ जो होती हैं सिंध पुलिस की या रेंजर्स की, उनके बाहर जिस तरह से बोरियाँ लगाई जाती हैं, इस तरह से नाले के बाहर जो है वो बोरियां लगाई गई हैं ताकि नाले से निकलने वाला पानी रोका जा सके। यानी कि मुस्तकिल इंतजाम नहीं है, बस ये बोरियां हैं और इनमें से कुछ बोरियां नाले के अंदर भी गिर जाएंगी। जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि जब पानी बाहर आता है तो वो बोरियां तो नहीं रोक सकती। 2-2 बोरियां जब सीमेंट की पुख्ता दीवारें नहीं रोक सकती पानी को, तो ये बोरियां किस तरह रोकेंगी? बजाय ये रोकने के ये चौकिंग को चौक करेगी, नाले को, चौकिंग पॉइंट को बंद करेगी, जिसकी वजह से जो है वो पानी आगे नहीं जा सकेगा और इलाके की जो आबादी है, जो सिंध असम्बली है, उसमें बिल्कुल पानी अंदर भी जाएगा। अच्छा सरफराज, बाकी नालों का बताएं। कराची के जो 4-5 बड़े नाले हैं
उनकी क्या सूरत हाल है? जी, कराची के फवाद साहब जो सबसे अहम मसला है और सबसे अहम नाला जो है वो गुजर नाला है, जो न्यू कराची से शुरू होता है और शुरू होने के बाद ये फेडरल बी एरिया, गुलबर्ग और नाजमाबाद से होता हुआ, लियाकताबाद से होता हुआ ये जाता है सीधा आगे। उसके बाद इस नाले की जो सफाई है, नाले तो वैसे भी कराची के अंदर कोई भी हो उनकी सफाई मुअम्मा बनी हुई है कई सालों से। हर बार जो है वो नए एक्शन किए जाते हैं कि आप जो है हमने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट से सफाई का काम करवा लिया है, अब हमने जो है FWO से करवा लिया है। उस वक्त फिर भी काम होता हुआ नज़र आया, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, गुज्जर नाला हो, चाहे वो मलीर नदी हो, चाहे लियारी हो, चाहे वो मंजूर कॉलोनी नाला हो, जो बाउंड्री बनाने के जो इंतजाम किए जा रहे हैं कि नाले के अतराफ़ में दीवारें बनाई जाएंगी, उसके लिए उसी सिलसिले में जो मलबा डाला गया है नाले के अंदर, जो नाले की पहले चौड़ाई थी अब वो नालियों में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर मशीनरी को जाने के लिए रास्ता बनाया गया है, वहाँ पर डंपर जाने के लिए रास्ता बनाया गया है, जिसकी वजह से नाले जो है वो नालियों में तब्दील हो गए हैं। वहीं पर अगर अहम बात करूँ इन नालों की और नदियों की, तो वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा तजावज़ात का एक अहम मसला है। तजावज़ात ऐसी है कि ना तो उसको इंतज़ामिया हटवा सकती है, ना ही कानून नाफिज करने वाले इदारे। अगर पुलिस की बात करें तो इलाका पुलिस खामोश जो है तमाशाई बने हुए देख रहे होते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर अपनी कच्ची आबादी आबाद कर रहे होते हैं और वहाँ पर मलबा भी डाला जाता है। लेकिन सरफराज, ये सारे नाले जो थे इनसे सबसे पहले तजावजात को खत्म किया गया था ना। जो बड़े नाले हैं, गुज्जर नाला हो गया और इसके अलावा कश्मीर कॉलोनी वाला जो नाला हो गया, इन पे से तजावजात को खत्म किया गया था। तो क्या तजावजात अब भी मौजूद है? फवाद साहब, खत्म किया गया था, लेकिन उस हद तक नहीं खत्म किया गया था जो मेजरमेंट की गई थी, जो पैमाइश की गई थी कि नाले की जो चौड़ाई है उसे असल हालत में बहाल किया जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो पुख्ता जो मकानात बने हुए थे, जो घर बने हुए थे, उन्हें तो तोड़ा गया, लेकिन जो कच्ची आबादी है वो हर घंटे में कायम होती है वहाँ पर। उनका ऐसा कोई सिलसिला नहीं है कि उन्होंने वो सीमेंट और रेती लेकर आनी और वहाँ पर ब्लॉक लगाने, उन्होंने आकर सीधे 4 बांस लगा के अपना घर बनाकर बैठ जाना है और इसी तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता जो कच्ची आबादी है वो पक्की आबादी में तब्दील होती है। नाले तो कम है, आबादी की वजह से नालियों में जो है तब्दील हो चुके हैं। इसी तरह से अब्बास टाउन अब्बुल हसन असवानी से गुजरने वाला जो नाला है उसकी जो पुलिया है वो खासी चौड़ाई है, लेकिन आगे जाकर उसको जो एक बच्चा भी लांग कर जा सकता है, क्योंकि वो नाली में तब्दील हो चुका है। वहाँ पर लोगों ने जो है तजावज़ात कायम की हुई है। एक और नाला उससे आगे है जहाँ पर नाले का तस्वुर ही नहीं है, क्योंकि लोगों ने वहाँ पर दीवारें खड़ी कर उसे अपनी प्रॉपर्टी बना दिया, दरवाजे लगा दिए, और जो गैर कानूनी तामीरात करने वाले हैं उन लोगों ने वहाँ पर डंपर के ज़रिए मलबा डलवाना शुरू कर दिया है। ये तरीका वारदात है उन लोगों का जो कब्ज़ा करते हैं नालों पर। कई बार शिकायत भी हुई, कई बार जो है ख़बरें भी चलाई गई, लेकिन इंतज़ामिया है जो टस से मस नहीं होती। इसी तरह से जो 41 नाले हैं कराची के, उनमें सफाई सिर्फ बराए नाम है, सिर्फ चौकिंग जो पॉइंट है उनको फोकस किया गया है, उन पर काम किया गया है। इसके अलावा 514 से ज़ायद नाले जो हैं वो छोटे नाले हैं, जो DMC की जिम्मेदारी है। KMC हो या DMC हो, KMC DMC को बचा रही होती है और DMC KMC को बचाने में मसरूफ़ है, क्योंकि DMC जो है वो कोई सफाई नहीं कर रही है। और जब हमारी बात हुई मुर्तज़ा वहाब साहब से, तो उनका ये कहना था कि DMC ने जो है वो काम किया, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही बताते हैं जब हम वहाँ पर कवरेज के लिए। अच्छा सरफराज, ये बताएं कि आप कोई आज तो कवर नहीं कर रहे, आप तो काफ़ी अरसे से कवर कर रहे हैं। अगर इसको गुज़िश्ता 3-4 सालों के मुकाबले में देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इस साल नालों का बहाव जो है वो गुज़िश्ता 2-3 साल से बेहतर है। ठीक है, मामलात बन नहीं सके, बहुत ज़्यादा तामीरात जो थी वो कायम होती रहीं, बहुत ज़्यादा दीवारें नहीं बन सकी, लेकिन किसी हद तक सफाई हुई, कुछ मामलात ऐसे हुए। तो अगर इसको कंपेयर करें 2-3 साल से, कोई फ़र्क है इस साल बहाव के अंदर नालों के? फवाद साहब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 साल पहले जो बारिश हुई थी जिसकी वजह से कराची की काफ़ी सूरत हाल ख़राब हुई थी, उसके बाद एक्शन में नज़र आई इंतज़ामिया, फेडरल इदारे जो है वो यहाँ पर जो इस मौके पर कराची में पहुँचे, और उन्होंने पहुँचने के बाद इंतज़ामिया ने उनको ये काम दिया, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट और जो FWO के जो एहलकार थे वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर हेवी मशीनरी का इस्तेमाल किया और वहाँ पर काम होता हुआ नज़र आया। वो जो काम हुआ था उसके बाद से नालों का जो भाव है वो तो बेहतर है, लेकिन जो मैंने आपको ये बताया कि जो दीवारें बनाने के लिए जो बीच में मलबा डाला गया है वो भी एक अहम मसला है कराची के अंदर। अगर बरसात के टाइम पर ये बरसात से पहले ये काम कर लिया जाता तो शायद लोगों को परेशानी नहीं होती। और जिस तरह से महकमा मौसमियात ने बताया था कि बारिश ज़्यादा होगी पिछले साल के मुकाबले में, तो उस हिसाब से जो है इंतजामात बिल्कुल भी नहीं है कराची में। जब लोगों से हमारी बात, अच्छा चले थोड़ा सा आगे आते हैं। ये तो मैं आपकी बात समझ गया कि कुछ ना कुछ काम हुआ है, बहाव कुछ बेहतर हुआ है,
लेकिन कुछ जगहों पर मुश्किल हो सकती है। खास तौर पर आपने बताया कि तामीरात के दौरान जो चीज़ें पेंडिंग में हैं, कहीं पर कोई मलबा डला हुआ है या कहीं पर जो है वो कोई मशीनरी खड़ी हुई है। अच्छा सरफराज, ये बताएं कि मुर्तज़ा वहाब साहब का दावा था, तस्वीरें भी उनकी आई जब बारिश इब्तिदा में हुई, तो सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीरें भी आई कि वो मुख्तलिफ चोकिंग पॉइंट्स जो हैं, शहर के चोकिंग पॉइंट्स, नालों की बात अब खत्म हो चुकी है, वहाँ पर पंपिंग के जरिए जो है वो पानी निकलवा रहे हैं, पंप्स लगाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर पंप लगे हुए हैं। तो कुछ ऐसी सूरत हाल है, कुछ ऐसा मामला है कि आपको महसूस हो कि इंतजामिया गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस साल फ़ाल ज़्यादा है ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने में और लोगों को जो है वो सहूलत देने में? देखिए, इंतज़ामिया की अगर बात करें तो इंतज़ामिया फ़ाल नहीं है, जो सरबरा है एडमिनिस्ट्रेटर वो ज़रूर फ़ाल नज़र आए। वो दौरे भी उन्होंने किए और उनके साथ हमने भी कवरेज की। ये देखने में आया कि मुर्तज़ा वहाब ने वहाँ पर ऑन कॉल तमाम अफसरान को, तमाम मुलाजमीन को जो है तलब किया। तलब करने के बाद वहाँ जो भी इशूज़ थे उसे ख़त्म किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंतज़ामिया अपने तौर पर जिस तरह से रेन एमरजेंसी नाफिज की जाती है, उसका मकसद ये होता है कि बारिश होने के बाद जो है वो इंतज़ामिया बाहर नज़र आए, पंप्स लगे हुए हों, तमाम जो मुलाजमीन है वो बाहर नज़र आए और वो काम करते हुए नज़र आए, पानी निकालें। अभी भी ऐसी सूरत हाल नहीं है, क्योंकि जो बारिशें हुई हैं, जो आगाज़ हुआ बारिशों का, उसके बाद से सड़कों पर पानी इकट्ठा भी हुआ और मशीनरी जो है उस तादाद में नज़र नहीं आई जितनी नज़र आनी चाहिए थी। क्योंकि मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो अपनी एक्टिविटीज़ दिखाई थी उस हिसाब से कराची में कहीं भी पानी नज़र नहीं आना चाहिए था। क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको 2 साल पहले का जिक्र किया, जो क्लिफ्टन डिफेंस का इशू था, उन्होंने अपना इशू जो है वो ख़त्म किया, अपने आप को बेहतर बनाया और वहाँ पर अब जो है वो पानी का मसला नहीं है। लेकिन जो गली मोहल्ले हैं, जो आबादियाँ हैं, जिस तरह से न्यू कराची है, लांडी कोरंगी है, खुदा की बस्ती है, औरंगी टाउन है, नागन चौरंगी है, ये वो जगह है जहाँ पर जो छोटे नाले हैं, जो रसाई है बड़े नाले तक पानी पहुंचाने की, वो बिल्कुल चौक हैं। वहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है, वहाँ पर जो कोई सफाई सिरे से नहीं हुई है। ये ज़रूर बताया एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने कि हमने जो है एक नई ड्रेन लाइन डाली है वहाँ पर, ताकि पानी को जो है वो निकाला जा सके। अब वो ड्रेन कितना कामयाब होती है, कितने नहीं, क्योंकि उससे कई बेहतर जो है ड्रेन बनाए गए थे गुज़िश्ता सालों में, जो नागर चौरंगी के दोनों सड़कों के साइडों में बने हुए थे, लेकिन उनकी सफाई ही नहीं हुई। ड्रेन बनाने का मसला हल नहीं होता, उसके प्रॉपर जो है मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। अगर नालों में सफाई ना हो, नाले कवर ना हो, तो लोग मलबा भी डालते हैं। इसमें लोगों का भी बड़ा हाथ है, क्योंकि लोग जो है अपने कचरा जो है वो लजाकर नालों में फेंकते हैं, जिसकी वजह से ये मसाइल। बिल्कुल ठीक है सरफराज, आपका बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है कि आवाम की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये इत्तलात भी आई हैं कि जिन नालों को साफ़ किया जा रहा है, जिनमें से मलबा निकाला जा रहा है, उसमें दोबारा से उससे ज़्यादा मलबा आ जाता है, जो कि लोगों का मलबा है, लोगों का सीवरेज का पानी है। इसके अलावा इस्तेमाल ज़रूरत की चीज़ें जो कचरा कुंडी में डाली जानी चाहिए थी, वो जो है वो लोग नाले में डालते हैं। मुख्तलिफ इलाकों से ये इत्तलात भी मिलती हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जायज़ा लेंगे कि गुज़िश्ता सालों में जो हम बात करते रहे नालों की सफाई के हवाले से, वो किस हद तक हुई, क्योंकि इस साल का रिजल्ट तो सीजन खत्म होने के बाद ही आएगा कि इस साल जो इंतजामात थे उन्होंने कहां तक जो है वो चीजों को दुरुस्त किया। लेकिन गुज़िश्ता सालों में हम किन चीजों के ऊपर तवज्जो दिलवाते रहे, एक छोटी सी रिपोर्ट या एक छोटा सा जो है वो उसका एक चंक देखेंगे, उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। गुज़िश्ता कई सालों से हमारी कोशिश ये है कि बारिश के बाद जो कराची के शहरियों को मुश्किलात दरपेश होती हैं, खास तौर पर नालों की सफाई का जो मामला है, ये पानी कहाँ से आता है, ये इसको कहाँ जाना चाहिए, इस पे कहाँ तजावुज़ात हैं, हमने बहुत सा काम किया, उसका एक खुलासा मुलाहिज़ा कीजिए। क्या बारिश के दौरान और बारिश के बाद जिन लोगों की बारिश के दौरान जिम्मेदारी थी वो, और जिनकी बारिश के बाद निकासी आपकी जिम्मेदारी थी, क्या वो अपनी जगह पर मौजूद थे बारिश के बाद? जी, जिनकी बारिश के दौरान जिम्मेदारी थी वो भी घरों में बैठे हुए थे, वो एंजॉय कर रहे थे, सोशल डिस्टेंस का शिकार भी थे, और कुछ ड्यूटियों से चोरी भी कर रहे हैं ना, कि कोरोना की वजह से या इमरजेंसी की वजह से इमरजेंसी नाफिज की गई। बारिश के दौरान कोई मशीनरी नज़र नहीं आई। बारिश होने के बाद जो शहरी परेशान थे उस वक्त भी कोई मशीनरी नज़र नहीं आई। पहली दफ़ा ये भी देखने में आया कि 20 मिनट की बारिश के बाद शहर में बदतरीन ट्रैफिक जाम हुआ, शहरी 4-4 घंटे ताख़िर से घर पहुँचे, और उसके बाद जो मशीनरी थी वो सिर्फ हमें उस एरियाज़ में नज़र आई जहाँ पर साइंस सरकार के जो ऐवान बने हुए या गवर्नर हाउस के अतराफ जिस इलाके में हम खड़े हुए, यहाँ पर हमें वाटर बोर्ड की वो मशीनें नज़र आई। आखिर वजह क्या है कि ये एक डिजास्टर क्यों आ जाता है, हालांकि इतने बड़े शहर के अंदर उतना ही बड़ा इंतजाम भी मौजूद है, अगर आप उसको नक्शे के ऊपर देखें। कराची के जो बरसाती नाले हैं छोटे बड़े मिलाकर वो तकरीबन 49 है। हर साल आपके यहाँ जो सियासी मदारी तमाशा लगाते हैं सफाइयों के नाम पर,
उसमें बमुश्किल तमाम 56 किलोमीटर साफ़ होता है। 50 करोड़ से 1 अरब रुपए हड़प हो जाते हैं और बस लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं नाले की, इसकी काले और दूसरे सफ़ेद नाले की, चटियल मैदान की और काले नाले की, तो ज़रा यहाँ समझ लीजिए कि जो 49 नाले हैं, इसके अलावा आपकी 2 मलीर नदी और अपना लियारी नदी, ये वो 2 नदियां हैं। इस वक्त आप खड़े हैं मलीर नदी पर। मलीर नदी में कराची के जो बरसाती नाले हैं वो सिर्फ 8 नाले इस मलीर नदी में गिरते हैं, 25 नाले लियारी नदी में गिरते हैं। मैं आपको बिल्कुल बात दावे से कह रहा हूँ, कराची के लोगों को पिछले 20 वर्षों से MQM, पीपल्स पार्टी और अब आकर PTI सिर्फ लॉलीपॉप दे रही है। अगर ये लोग काम करना चाहें, अगर ये लोग कराची के लोगों को रिलीफ देना चाहें, तो सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको दूंगा यहाँ पर, जब MD वाटर बोर्ड हुआ करते थे ब्रिगेडियर इफ्तिखार हैदर, क्लिफ्टन और बाथ आइलैंड में लोगों के घरों में 8-8 फीट पानी आया था। उसके बाद दोबारा अगले साल वो पानी नहीं आया। क्यों नहीं आया? के दौर की बात हो रही है जी, ब्रिगेडियर इफ्तिखार हैदर का दौर था। क्यों नहीं आया लोगों के घरों में पानी? इसलिए कि फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन बना दी गई, बारिश के पानी के निकासी का सिस्टम डाल दिया गया। आज आप देखिए, आप सिर्फ गरीबों को ना टोकिए, ग्लास टावर के ऊपर बड़े बड़े मौज़िब लोगों ने नाले को अपनी बाउंड्री वॉल के अंदर लेकर टेनिस कोर्ट बना लिए हैं, उसके ऊपर अपने गार्डन बना लिए हैं, उसके ऊपर अपने खेलों के सामान पैदा कर लिए हैं। क्या वो मौज़िब लोग नहीं हैं? ये वो ग्लास टावर का नाला है जो क्लिफ्टन का ब्रिज उतरने के बाद आता है और वो नहर ख़याम में जाकर गिरता है। ये नाला सही मानों में साफ हुआ है या इसमें कोई गुंजाइश है? गहरा कितना होगा ये मजीद? देखिए, नाले की सफाई से सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इस नाले को साफ़ करने से ज़्यादा अहम था कि आप शाहराह फैसल साफ़ करते, आप आया चंद्र रिगर रोड साफ़ करते, आप फवारा चौक तक साफ़ करते। पानी बारिश का ना खड़ा हो तो आप समझें कि शहर में काम हुआ। असल हकीकत क्या है? ये नाला नहीं, असल में बात सीधी सच्ची ये है कि सबसे अहम नाला कराची के शहरियों को जो अजियत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो है सोल्जर बाज़ार नाला। वो सोल्जर बाज़ार नाला यूँ समझ लीजिए कि गुरु मंदिर पे से शुरू होता है और वो पूरे शहर में घूमता हुआ आपके सुप्रीम कोर्ट के सामने से भी गुजरता है, सिंध सेक्रेटरीट के पास से गुजरता है और उसके बाद वो नाला रेलवे कॉलोनी से होता हुआ समंदर में जाता है। ये वो नाला है जिससे आपके शहरियों को, ऑफिसों में काम करने वाले लोगों को, मार्केटों में काम करने वाले दुकानदारों को और आम शहरियों को रिलीफ मिलेगा। लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि कुछ सोल्जर बाज़ार नाला की सफाई की गई हो। असल में उस नाले के ऊपर तजावुज़ात हैं। उन तजावुज़ात में मुतसिब सूबाई मुतसिब का ऑफिस शामिल है। उन तजावुज़ात में सिर्फ ये देखिए कि के इलेक्ट्रिक का पावर सप्लाई सिस्टम बना हुआ है। उन तजावुज़ात में अवारी टावर होटल वाले ने अपनी पार्किंग बनाई हुई है। कराची में बारिश के पानी की निकासी का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। 1985 में ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत ने कराची के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म किया। उन्होंने एक कच्ची आबादी रेगुलराइजेशन एक्ट बना दिया। बिल्कुल ठीक है। गरीबों को, ज़रूरतमंदों को ज़मीन मिलनी चाहिए, घर मिलने चाहिए, मगर वो जिम्मेदारी रियासत की है। रियासती इदारों ने हाथ झाड़े और उसके बाद उन कच्ची आबादियों ने सुविध जो था नालों में डालना शुरू किया। एक चीज और ये कहता हूँ कि अगर किसी को यहाँ पर कोई बैठा हुआ था तो उसको भी रेगुलराइज कर दिया गया। जहां बैठा था रेगुलराइज कर दिया। अच्छा, वो तो 1985 में हुआ, ठीक है। उन कच्ची आबादियों ने जो ये जितने आप ये नदी नाले देख रहे हैं, छोटे बड़े, इनके ऊपर इनको पतला कर दिया, इनमें सूरज जाना शुरू हुआ। अच्छा, 82 से 87 तक KWSB फिर भी स्विच लाइंस चला रहा था। 87 में उसने भी हाथ उठा दिए और नदी नालों में स्विच डालना शुरू किया। कराची का स्विच सिस्टम डेवलप नहीं हुआ उसके बाद, और आसान काम मिला कि जो भी स्विच है उसमें कर दो। उसका नुकसान ये हुआ कि अभी जैसे आज की तारीख में 500-550 गैलन कराची को डेली, यानी 50-55 करोड़ गैलन डेली पानी आता है। उसमें से 30-35 करोड़ सुवेज जनरेट होता है। और वो जब सुवेज जनरेट होता है वो नदी नालों छोटे बड़ों में जाता है। इनका काम नहीं है हालांकि नहीं, ये तो बरसाती नाले, इनमें कभी होना ही नहीं चाहिए। और ये बरसाती नाले सिर्फ कराची के नहीं है, बल्कि आप ये कहते हैं कि ये इस एरिया से तो, पहाड़ी जो कोए सुलेमान से पानी आ रहा है वो भी यहीं से आ रहा है। ये तो खैर कीर्थर वगैरह से आ रहा है, मगर इस तरफ जो कोए सुलेमान से आ रहा है, पूरा जो अराउंड से आ रहा है, वो तो पूरी पहाड़ी बलोचिस्तान की तरफ से, इधर से उधर से जो भी पानी आता है, ड्रेनेज चैनल है ना। कराची 1838 में अंग्रेज ने डेवलप किया, मगर हजारों साल पहले से ये इलाका तो सिस्टम तो मौजूद था, ड्रेनेज भी था, सब कुछ था, जिंदगी गुजरती थी। मगर उसके बाद जब आपने इसमें सुविज डालना शुरू किया और आपने सुविज की स्कीमें बनानी शुरू की, पंपिंग स्टेशन ये वो, और वो फिर कराची का सिस्टम कोलैप्स होता गया। जो लोग जो आज बात करते हैं वो ये नहीं समझते कि देखिए
सुविच को जब तक आप इससे अलहदा नहीं करेंगे, लोग कहते हैं वो जी एनडीए में जो है वो आके 3 नाले साफ करते हैं। इस बात का मतलब क्या है? कौन साफ करेगा? आप जब मक निकालोगे इन नालों में से, वो निकाल के आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि तो गीला है, उसको आपको किनारों पे डालना पड़ेगा। हफ्ता 10 दिन देना पड़ेगा कि वो सूख जाए, फिर डंपरों के जरिए आपको उसको उठा के कहीं लेके जाना पड़ेगा। और पीछे से इस दौरान में क्या होगा, जो 30 करोड़ गैलन डेली आ रहा है, जो मजीद पानी का इंटेक हो रहा है, वो तो उसको पानी का नहीं, सुविच का जो है वो जो इंटेक हो रहा है उसकी वजह से वो दोबारा भर जाएंगे। नाज़रीन, खुलासा आपने मुलाहिजा किया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो मवेशी मंडी का रुख करेंगे, देखेंगे वहां पर क्या हो रहा है, कैसे इंतजाम हैं, और साथ साथ कौन सा जानवर सबसे ज्यादा खूबसूरत है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। रजब अली साहब हमारे साथ मौजूद है, मवेशी मंडी में मौजूद है, कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी। रजब अली साहब, क्या सूरत हाल है, क्या इंतजामात हैं, बारिश के बाद क्या इंतजामात हैं, लोगों का फ्लो कैसा है? जी, लोगों की तो जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो दिखाई दे रही है यहाँ से शहर की तरफ से आते हुए फवाद। लेकिन जो है यहाँ पर बाज़ मुकामात पर ऐसा है, चूँकि कच्चे का इलाका है, पूरा 2000 एकड़ पर मुहित ये मवेशी मंडी है, जो कि कहा जाए कि एशिया की सबसे बड़ी मवेशी है तो गलत नहीं होगा। और यहाँ पर अब तक जो है वो 4.25 लाख से ज़्यादा जो है वो जानवर यहाँ पर लाया जा चुका है। चूँकि कच्चे का इलाका है और उसमें जो है अपना बाज़ मुकामात ऐसे हैं कि जहाँ पर अभी भी जो है वो पानी खड़ा हुआ है और जानवर भी बड़ा बेचैन है। हम ऐसे ही एक मुकाम पर मौजूद है। दूसरी जानिब अगर मंडी की मजमूई तौर पर अगर सूरत हाल की बात की जाए तो वहाँ पर तो पंप वगैरह लगा के ये भी काम हो रहा है, जब जिस वक्त बारिश होती है उसके बाद जैसे ही पानी जमा होता है तो पानी निकाला भी जाता है। हम जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर हमारे साथ एक व्यापारी भी मौजूद है कि जो पंजाब से आए हुए और काफ़ी बड़ी तादाद में जानवर लेके आए हुए। इनसे हम दरियाफ्त करेंगे कि पिछले गुज़िश्ता बरसों में जो है वो इनको क्या सहूलियात मिलती थी। जी फवाद, हम इस वक्त जो है वो सुपर हाईवे मवेशी मंडी के एडमिनिस्ट्रेटर मुजफ्फर हसन के साथ मौजूद हैं। उनसे हम इस हवाले से तफसीलात लेंगे कि यहाँ पर आने वाले जानवर किस तरीके से जो है अंदर दाखिल होते हैं, उनसे क्या फ़ीस ली जाती है और जानवरों के जो फ़ीस लेने के बदले में उन्हें क्या क्या सहूलियात यहाँ पर दी गई और आवाम के लिए ख़ास तौर पर, चूँकि एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है जो कि कराची सुपर हाईवे पर लगाई जाती है। तो हम उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम मुजफ्फर हसन साहब, ये बताइएगा कि जब जानवर यहाँ पर आता है तो उसकी क्या फ़ीस ली जाती है और जानवर के फ़ीस के बदले में जो है वो व्यापारियों को किन किन सहूलियात से नवाजा जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जो जानवरों की एक फ़ीस है वो नॉमिनल सी फ़ीस है। 1800 रुपये हम बड़ा जानवर चार्ज करते हैं और 1100 रुपये बकरे को। उसके बदले हम उन्हें पानी, बिजली और जो लैंड होती है वो उनको प्रोवाइड करते हैं। फ़ी जानवर 16 लीटर पानी उनको देते हैं और उनकी जगह पे पहुंचा के देते हैं। इसके अलावा ये एक मवेशी मंडी जो आर्जी तौर पे कायम की जाती है, आपको पता है एशिया की नहीं, इस इवेंट के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है। इसको सजाने के लिए इन व्यापारियों से कहीं पहले हमारी टीमें डिप्लॉय होती हैं। इसके लिए काम किया जाता है, लेबलिंग होती हैं, चीज़ें होती हैं, बिजली का इंतज़ाम करना, निकासी आपके लिए प्लानिंग करना और दूसरी चीज़ें कि जानवरों को किस तरीके से फैसिलिटेशन देनी है, ये तमाम चीज़ें हम पहले से तैयारी करते हैं। और जैसे ये ट्रक मार्शलिंग के अंदर दाखिल होता है तो उसको पर्ची कटवाई जाती है, जिसके बाद उसको आगे रवाना कर दिया जाता है। अगर किसी को अपनी स्पेशल लैंड जैसे वीवीआईपी प्लॉट्स और पट्टी की रिक्वायरमेंट होती है तो पिछले सालों में होता ये था कि व्यापारियों को थोड़ी मुश्किलात का सामना इसलिए करना पड़ता था कि वो कई जगहों पर लाइनों में लगते थे। लेकिन इस दफ़ा हमने एक 1 विंडो ऑपरेशन का इनकाद किया, जिसकी वजह से उसी विंडो के ऊपर ही उनको लैंड मिली, वहीं से उन्होंने अपनी लैंड ली और अपनी जगहों पर पहुँच गए। ये बता दीजिएगा कि इस वक्त जो पूरे मुल्क में एक वबा भी फैली हुई है जानवरों में, लंपी स्किन, उसकी रोकथाम के लिए भी कोई इंतजाम किए हुए हैं? और दूसरी जानिब जो है वो व्यापारियों के बाद का जो है ये भी शिकायत होती है कि उन्हें पानी कम दिया जाता है, बिजली कहीं पर नहीं है, तो इस तरह की सूरत हाल। और तीसरा सवाल ये है कि जो अब इस वक्त जो सीज़न चल रहा है, मानसून का सीज़न चल रहा है, बारिशें जो है वो जारी हैं, तो उसके लिए क्या जो है वो फैसिलिटी दी? देखिए, बात जहाँ तक लिम्पी की है, एलएसडी के जो भी जानवर होते हैं, हमने एक डॉक्टरों की टीम अपनी हायर करके यहाँ डिप्लॉय की हुई है जो हर गाड़ी को, हर जानवर को चेक करती है। और जिन गाड़ियों के अंदर लिम्पी के जानवर होते हैं उन्हें हम मंडी में दाखिल नहीं होने देते, उनको वहीं से एग्जिट कर दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको खुद भी मंडी में गए होंगे, इस बात का अंदाज़ा हुआ होगा कि लिम्पी डिजीज़ का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। नंबर 1 बात। दूसरा सवाल जहाँ तक आपका ताल्लुक़ है कि बिजली के हवाले से, देखें बिजली का सिस्टम जो है वो हमें
यहाँ पे लगाने के लिए एक बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आरसी मवेशी मंडी है, पूरा सिस्टम लगाना, उसकी अरेंजमेंट करना, ये तमाम चीज़ें करने के बाद ही हम उसे ऑन करते हैं और उन तक बिजली पहुँचाते हैं। और तीसरी बात आपकी ये थी कि मानसून के हवाले से, तो आपने खुद देखा होगा कि तीसरी बारिश आज हो चुकी है मंडी में। इस दौरान आप देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई पानी ज़्यादा देर तक रुका हो। निकासी आपके लिए आप देख रहे हैं कि हमारे पंपिंग मशीनरीज और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का बहुत मशकूर हो गया, उन्होंने हमारे साथ ताउन किया और अपनी मशीनरी हमें दी। तो उस मशीनरी की मदद से हमने ये निकासी आपको मुमकिन बनाया और हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि गाहक व्यापारियों तक पहुँच सकें और उनसे माल खरीद सकें। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मवेशी मंडी के एडमिनिस्ट्रेटर मुजफ्फर हसन मौजूद थे, जो इस हवाले से बता रहे थे कि एशिया की नहीं बल्कि इस इवेंट के हवाले हिसाब से जो है दुनिया की सबसे बड़ी मवेशी आर्दी मवेशी मंडी है। रजब, बहुत शुक्रिया, आपने मंडी के मुंतज़मीन से बात की। किसी खूबसूरत से जो मंडी का आपको सबसे बेहतर जानवर लगे, ज़रा उसके पास जाके उसके पालने वाले से, उसके साथ मौजूद उसके निगहबान से बात कीजिएगा। हमें ज़रा नाजरीन को दिखाइएगा कि कौन सा जानवर यहाँ सबसे खूबसूरत, आपकी नज़र में सबसे खूबसूरत कौन सा है, आपको सबसे अच्छा कौन सा दिखाई दिया। आज हम इस वक्त मंडी में एक कैटल फार्म के टेंट में मौजूद है, जहां पर हम अपने नाज़रीन की मुलाकात इस वक्त के मंडी के सबसे भारी भरकम जानवर से कराएंगे। यूँ तो जब से मंडी लगी है कई भारी भरकम जानवर और ख़ूबसूरत जानवर जो है आए भी और फ़रोख्त हो गए। इस वक्त मंडी में जो जाना माना जो नाम है गुड्डू, जो कि भारी भरकम है। पहले हम अपने नाज़रीन को गुड्डू की जो है वो जिसामत दिखाएंगे कि ये गुड्डू किस तरह का खूबसूरत और इंतहाई कदावर, यानी मेरे कद के बराबर का ये जानवर है और ये बताया जा रहा है कि कराची में ही पला बड़ा है। हमारे साथ इनके जो है वो मालिक भी मौजूद है। हमारे नाज़रीन ने देखा किस कदर खूबसूरत ये बैल और किस कदर ऊंचा ये बैल है कि मेरे कद से भी ऊपर इसका कद जा रहा है। हमारे साथ इनके मालिक भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि ये गुड्डू जो है ये इसकी उम्र कितनी है, ये क्या कुछ खाता है और इसको आप यहाँ मंडी में लेकर आए, अब तक जो है वो क्या डिमांड है आपकी? माशाल्लाह ये 3.5 साल का है, 6 दांत में है और टोटल देसी उसमें ग़ज़ा पे है। हमारे अपने ही 12-13 चीज़ें हैं जो हम इसको डालते हैं, गंदम से लेके तमाम खली वगैरह सब कुछ। वो भी मख्फी ना रखें ना, वो बताएंगे वो कौन सी खुराक है जो आप इसको? ये हर फार्म वाले के अपने हुए हैं, कोई फीड पे लेके जाते हैं, कोई इंजेक्शन पे लेके जाते हैं। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह टोटल देसी उसमें। अच्छा, तो अब इसकी भी और हम इस पर कायम भी हैं। अच्छा, इसकी जो है वो क्या डिमांड लगा, इसका कितना वजन है, कितनी डिमांड आप कर रहे हैं और अब तक क्या रेट उसके लग चुके हैं? ये लाइफ में तकरीबन 51 प्लस है वज़न जो इसका, और इसकी डिमांड 45 है और 22 लग चुके हैं इसके। अब आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्या ये इसी साल जो है, इतनी महंगाई है, इस महंगाई के दौर में क्या ये इस कीमत में बिक जाएगा या फिर अगले साल का इंतज़ार करें? बिक जाएगा, कोई खुश नसीब होगा जिसके मुकद्दर में होगा ले जाएगा, नहीं तो इंशाल्लाह अभी 6 दांत है, अगले साल बहुत अच्छा हो गया आएगा। अच्छा, कभी इसको गुस्सा भी आया? गुस्सा आप इसको तंग करें तो गुस्सा आएगा इसको। अच्छा, वरना वैसे कैसे प्यार कैसे? प्यार आपके सामने ये देखें, हमने इसकी नकेल भी नहीं डाली, सारे मामला है, प्यार मोहब्बत है इसके साथ। आप आए ऐसे ऐसे खड़े हो देख लें। अच्छा, ये बड़ा प्यार करने वाला जानवर है। हमारे नाज़रीन देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो अपने लाड उठवाता है। ये जानवर कराची में ही पला बड़ा है, कराची में ही कैटल फार्म है। तकरीबन जो है वो 51 मन इसका वज़न, यानी 2040 किलो तकरीबन बनता है अगर किलो में अगर देखा जाए। तो इनके मालिक का यही कहना है कि वो पुरुम्मीद है कि 45 लाख में जो है उनकी डिमांड है और 22-23 लाख रुपए तक जो है वो लोग लगा चुके हैं। अभी जो है मज़ीद जो है पुरुम्मीद है कि उनका जानवर भी जो है वो उनके डिमांड के मुताबिक जो है वो बिक जाएगा। अगर नहीं बिका वो जानवर, ये जानवर अपना गुड्डू, तो फिर वो अगले साल का इंतज़ार करेंगे। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।